कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो शुरुआत करेंगे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। आइए, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इस लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये लॉ जो दिया वो दिया आपको जोसेफ प्रॉस्ट ने। ठीक है, ये आपके साइंटिस्ट नेम हो गए। अब लॉ में डिस्कस करते हैं, लॉ में एक्चुअल में आपके है क्या। तो लॉ के बारे में अगर हम लोगों को बोलना है तो दिस लॉ स्टेट दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड contain same element combined together in definite proportion बाय मास और वेट। मीन्स अगर कोई भी हमारे पास में कंपाउंड है, कोई कंपाउंड हमारे पास में फॉर्म हुआ है, तो दोनों एलिमेंट जो है वो एलिमेंट हमेशा कैसे रहेंगे, ऑलवेज फिक्स मास में रहेंगे। मीन्स उनका मास के अकॉर्डिंग उनका रेशियो कैसा रहने वाला है, ऑलवेज फिक्स रहने वाला है। इसे हम लोग क्लियर करते हैं आइए एक एग्जांपल से। सो एग्जांपल है हमारे पास, हम लोगों को CO2 प्रोड्यूस करनी है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। तो हम लोग किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बाय बर्निंग ऑफ कोल। क्लियर है। सेकेंड हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन फॉर्मूला पता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं बाय रेस्पिरेशन। क्लियर। अब देखिए, आप CO2 को किसी भी तरीके से करिए, चाहे CO2 को आप कोल को बर्न करके प्रोड्यूस करिए, आप CO2 को लाइमस्टोन को हीट करके करिए, चाहे आप बाय ब्रीथिंग सिस्टम में रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करिए, या और कोई भी मेथड। जैसे और मेथड कौन सा, आप कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। 10th क्लास की रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट मेटल बाई कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड गिव्स मेटेलिक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। सो बेसिकली हमारे पास में क्या रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे पास में ये है, आप CO2 को किसी भी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करिए तो CO2 में कार्बन का जो मास की बात करें, कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास है आपका एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का मास कितना होगा टोटल 16। इस हिसाब से 16 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हुआ 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस इक्वल टू 12/32। अब जब आप इसे कट करोगे, कट करके आपके पास रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा आपके पास 3:8। क्लियर है। अब ये क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करिए, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन रहने वाला है, रेशियो रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है 3:8। तो वही हमारा लॉ बोलता है। लॉ क्या बोलता है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट combined together in a definite proportion by weight। मीन्स आपके तरीके पे डिपेंड नहीं होता कि अगर आप प्रोसेस चेंज करोगे किसी सब्सटेंस को फॉर्म करने का तो उसका मास चेंज होगा, नहीं। आप प्रोसेस चेंज कोई सा भी ले लीजिए, प्रोसेस कोई भी सिलेक्ट करिए, लेकिन जो मास का रेशियो है वो हमेशा ऑलवेज कैसा रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे हम लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 1.357 ग्राम ऑफ copper oxide reduced by hydrogen and form 1.098 gram of copper. In another experiment, 1.178 gram of copper dissolved in HNO3 which form copper nitrate is converted into 1.476 gram of copper oxide. तो so that these data follow the law of constant composition. So यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, दो एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि 1.357 ग्राम कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर में। और सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास 1.178 ग्राम कॉपर जो है वो कन्वर्ट हुआ है 1.476 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में। सो पहले हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में क्या है, सबके मास लिखिए। मास ऑफ CuO, मास ऑफ CuO आपके पास कितना है, मास ऑफ CuO है आपके पास में 1.357 ग्राम। क्लियर है ना। नेक्स्ट नोट करिए, मास ऑफ कॉपर। सो मास ऑफ कॉपर आपके पास में कितना है, मास ऑफ कॉपर है आपके पास में 1.098। क्लियर है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास यहां पे क्या आएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन आप किस तरीके से निकालेंगे, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर के मास को सब्ट्रैक्ट करके। जब आप इसे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1.357 माइनस 1.098 इक्वल टू 0.277 ग्राम। क्लियर है। अभी इसी तरीके से हम लोग करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सबसे पहले मास ऑफ Cu। तो मास ऑफ Cu हमारे पास कितना है, मास ऑफ Cu हमारे पास 1.178 ग्राम। सो 1.178 ग्राम हमारे पास में क्या है, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इक्वल टू 1.476 ग्राम। फाइनली ऑक्सीजन का मास चेक करिए। तो मास ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगेन कंपाउंड के मास में से एक एलिमेंट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे एलिमेंट का मास आपके पास में क्या है, निकल के आ जाएगा। तो दूसरे एलिमेंट का मास आएगा आपके पास में 0.0298। क्लियर। अब चेक करते हैं हम लोग परसेंटेज। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज चेक करिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, जो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20.1। इसी तरीके से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज चेक करिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। एंड जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे अगेन इट विल बी इक्वल टू 20.1। अब देखिए आपने दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, दोनों एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मींस आपके कॉपर का परसेंटेज भी सेम होगा। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डेटा है ये क्या कर रहा है, ये आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर। नेक्स्ट हमारे लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो ये लॉ किसने दिया आपको, ये लॉ दिया आपका जॉन डाल्टन। ठीक, अब इस लॉ में होता क्या है, तो सबसे पहले लॉ की डेफिनेशन कवर करते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इस लॉ में क्या होता है आपका, व्हेन टू और टू एलिमेंट्स combine to form two or more than two compound, then mass of one element combined with fixed mass of other elements are in simple whole रेशियो। क्लियर है? मीन्स दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तब अगर हम लोग एक एलिमेंट के मास को फिक्स करें तो दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो डिफरेंट कंपाउंडों में अपने एक दूसरे कंपाउंड के मास के किस में आएगा, मल्टीपल में आएगा। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। हमारे पास में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू एलिमेंट्स हैं। अब ये दोनों एलिमेंट जो है ये आपके कई सारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं कि हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कंपाउंड फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग फिक्स पार्ट बाय मास, किसके, नाइट्रोजन के लिए। यहां पे लिखेंगे पार्ट्स बाय मास, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्लियर है? आगे नेक्स्ट लिखेंगे फिक्स मास किसका, नाइट्रोजन का। और फाइनली लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास हमारा किस तरीके से आएगा। हम लोगों के पास में यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर डिफरेंट 5 कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास N2O, सेकेंड कंपाउंड हमारे पास NO, थर्ड कंपाउंड हमारे पास N2O3, फोर्थ कंपाउंड हमारे पास NO2 एंड फाइनल कंपाउंड हमारे पास N2O5। ठीक है, ये हमारे पास 5 कंपाउंड है, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। अब चलिए पार्ट्स बाय मास, नाइट्रोजन का मास नोट करते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना कितना। तो यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे पार्ट्स बाय मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 14, ये किसके इक्वल होगा, 28। ऑक्सीजन 16। नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोजन सिंगल एटम है 14, सेम वे में नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम है 28, नाइट्रोजन नेक्स्ट आपका 14 एंड नाइट्रोजन फाइनल आपका 28। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मास डिनोट करिए, नाइट्रोजन 1 16, नाइट्रोजन 3 48, नाइट्रोजन 2 32, नाइट्रोजन 5 16 5 जा 80। अब हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का मास जो फिक्स करेंगे डिपेंड होता है आपके ऊपर, आप कितना फिक्स उसे रखना चाहते हो। आप इसे 1 कंसीडर करना चाहते हो, 10 12 जो भी, हम लोग इसे कंसीडर करेंगे 14, क्योंकि 14 के मल्टीपल में ये आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन के मास को 14 लिखें तो ऑक्सीजन के मास को क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के मास को 14 लिखें
तो ऑक्सीजन के मास को क्या लिखेंगे, आपने इसे 2 से डिवाइड करके इसे 14 लिखा है ना, क्लियर है। तो ऑक्सीजन को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास 8, ठीक है ना। सेकंड करिए 14, यहां पे आपने किसी से भी डिवाइड नहीं किया, तो जिस तरीके से आपने नाइट्रोजन के मास को नोट किया उसी तरह से आप ऑक्सीजन के मास को भी नोट कर देंगे, क्लियर है। आगे मूव करिए, नाइट्रोजन आपका 28, इसको आप क्या लिख रहे हो 14, मीन्स आपने इसे 14 को 2 से डिवाइड किया है, तो 48 को भी 2 से डिवाइड करिए, क्या आया आपके पास आया 24। आगे मूव करिए 14, तो ये भी आपका 32, क्योंकि आप किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। लास्ट चेक करिए 28, इसे डिवाइड करके आपने लिखा 14, तो यहाँ पे कितना है आपका 80, ये कितना हो जाएगा आपका 40। अब जब आप इसे सिंपल में चेक करोगे, नाइट्रोजन के मास को अगर हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के मास को अगर हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मास जो है वो हमें किस तरीके से मिल रहा है, ऑक्सीजन का मास मिल रहा है हमें कंपाउंडों के एक दूसरे कंपाउंड से मल्टीपल में, मीन्स 1:2, 3:4, 4:5, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये पूरी की पूरी जो भी यहाँ पे आपने लिखा है, इसका मीन्स क्या है कि दो एलिमेंट अगर 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक एलिमेंट के मास को अगर आप फिक्स कर दो, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो कैसे आता है, मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।